Hello everyone, a very good morning to all of you. I hope I'm visible as well as audible. एक बार आप thumbs up कर दीजिए कि अगर मैं visible हूँ और आप सबको मैं सुन पा रही हूँ. Great. Okay. सो आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं दैट आर जो हम बुक्स या सोर्सेज फॉलो करना चाहेंगे फॉर क्लियरिंग द एग्ज़ाम इन 2025 राइट. उससे पहले मैं आपसे 2-3 चीज़ों पे बात करना चाहूँगी. पहली चीज़ जो है वो ये है कि जैसे हम बहुत बार डिबेट करते हैं कि डिसिप्लिन इम्पॉर्टेंट है या मोटिवेशन इम्पॉर्टेंट है. आप में से कोई बता सकता है कि इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए व्हाट शुड बी द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, डिसिप्लिन और मोटिवेशन? सो अगर आप में से कोई शेयर करना चाहे कि क्या दोनों में से क्या चीज़ सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है. सो बेसिकली देखिए, डिसिप्लिन एक ऐसी चीज़ है जैसे ना यूपीएससी जो सिविल सर्विसेज एग्ज़ामिनेशन की तैयारी है ये बहुत ज़्यादा टेक्निकल तो नहीं है. जैसे लेट्स से अगर आप आईआईटी की तैयारी कर रहे हो या नीट की तैयारी कर रहे हो जिसमें आपको एक पर्टिकुलर एप्टीट्यूड चाहिए होता है, तो जो इस एग्ज़ाम की तैयारी है ना, दिस इज़ मोर और लेस फोकस्ड अपॉन कि आप कितना कंसिस्टेंटली, कितना डिसिप्लिन से स्टार्टिंग फ्रॉम द डे 1 अंटिल यू गेट अ रैंक तैयारी करते हैं राइट. आपको ना डिसिप्लिन चाहिए, आपको कंसिस्टेंसी चाहिए. मोटिवेशन भी होती है जब रिज़ल्ट आता है, बहुत सारे बच्चे मोटिवेट होते हैं, इनरोल भी करते हैं बहुत ज़्यादा कोर्सेज में, बट देन धीरे धीरे वो फिजल आउट हो जाता है राइट. लेकिन अगर आपने उसी मोटिवेशन पे अपना डिसिप्लिन बिल्ड कर लिया देन इट इज़ लास्टिंग. हो सकता है पहले अटेम्प्ट में ना निकले, लेकिन अगर आप डिसिप्लिन हैं और अगर आप कंसिस्टेंसी से काम करते जा रहे हैं तो आपका डेफिनेटली निकलेगा. जैसे मैंने आपको बताया, एप्टीट्यूड इज़ नॉट समथिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस एग्जाम, कंसिस्टेंसी इज़. सिमिलरली मोटिवेशन कैन बी शॉर्ट लिव्ड बट डिसिप्लिन आपको इनकलकेट करना है अपने आप में, और ये डिसिप्लिन आपको आगे जाके जब आप ऑफिसर बनेंगे उसमें भी हेल्प करेगा. किसी ने बहुत एक अच्छी बात कही थी विच काइंड ऑफ स्टेड विद मी फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम कि आप पहले ऑफिसर बनते हैं एंड फिर आपका सिलेक्शन होता है. तो वही चीज़ है कि पहले आपको डिसिप्लिन बिल्ड करना है एंड देन यू वुड ऑटोमेटिकली बी सिलेक्टेड एज एन ऑफिसर. तो पहली चीज़ तो मैं ये कहना चाहूँगी कि आपको एक यू हैव टू मेक अ टाइम टेबल एंड यू हैव टू स्टिक टू इट. दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. मैं ये नहीं कह रही कि आज ही आप बैठकर अपना टाइम टेबल बना लीजिए. ऑब्वियसली ग्रेजुअल प्रोसेस है, टाइम लगेगा, बट आने वाले 1-2 महीनों में आपको एक फेयर बिट ऑफ आइडिया हो जाएगा कि दिस इज़ व्हाट सूट्स मी द मोस्ट और ये मैं इतना घंटा पढ़ सकता हूँ. तो वो टाइम टेबल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. अगर आप जॉब भी कर रहे हैं, अगर आप पढ़ भी रहे हैं, कोई ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन में होते हैं, सो उसके साथ यू नीड टू हैव अ डिसिप्लिन्ड अप्रोच टू दैट. देन सेकेंड थिंग विच आई वॉन्टेड टू शेयर आफ्टर the discipline and motivation thing was that you have to जैसे हम बहुत सारे टॉपर्स की वीडियोस देखते हैं तो हर एक टॉपर की एक अलग स्ट्रैटेजी होती है. 1000 बच्चे अप्रॉक्सीमेटली हर साल सिलेक्ट होते हैं एंड एवरी वन ऑफ देम हैज़ अ डिफरेंट स्ट्रैटेजी. बट अगर हम मोटा मोटा देखें, जो भी वो बुक्स फॉलो करते हैं, जो भी वो सोर्सेस फॉलो करते हैं, वो मोर और लेस सेम ही होते हैं. यहाँ पर मैं ये पॉइंट कहना चाहती हूँ कि आप किसी भी एक स्ट्रैटेजी, यू कैन स्टिक टू एनी वन स्ट्रैटेजी, एनी वन बुक लिस्ट, बट द आइडिया इज़ कि आपको उसी के साथ कन्फाइंड रहना है. डोंट गो टूवर्ड्स मल्टीपल सोर्सेज. ठीक है, जैसे अगर आपने आज एक वीडियो देखा तो आपने सोर्सेज फॉलो कर लिए, कल आपने एक और दूसरा वीडियो देखा तो आपने पूरी अपनी स्ट्रैटेजी ही ऑल्टर कर दी. वो मत करिए. खुद पे भरोसा रखिए. जिसकी भी आप स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहे हैं उन पे भरोसा रखिए एंड यू विल सेल थ्रू. मोर और लेस जो सोर्सेज हैं वो सबके सिमिलर ही होते हैं. एक आधी बुक और पढ़ने का तरीका अलग हो सकता है. तीसरी चीज़, जब भी हम सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं, एक चीज़ जो आपको बहुत ज़्यादा नर्चर करनी है वो है द हैबिट ऑफ रीडिंग. ठीक है, जितना ज़्यादा आप पढ़ेंगे,
चाहे आप कैजुअल रीडिंग ही कर रहे हैं। कैजुअल रीडिंग का मतलब है कि आप किसी मोटिव से नहीं कर रहे कि मुझे बहुत कुछ याद करना है उससे, ठीक है, यू आर जस्ट रीडिंग फॉर द सेक ऑफ गेनिंग नॉलेज। तो आपको ना रीडिंग की हैबिट इनकलकेट करनी है, चाहे वो न्यूज़पेपर्स हो चाहे वो बुक्स हो। आप जितना ज़्यादा बुक्स पढ़ेंगे, जितना ज़्यादा न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, उतना ज़्यादा आपको हेल्प मिलेगा। ऐसे हमें कोई डायरेक्ट हेल्प की तलाश नहीं है कि क्वेश्चन न्यूज़पेपर में था वही क्वेश्चन आपसे प्रीलिम्स में पूछ लिया, वो तो बहुत ही बढ़िया हो जाएगा। लेकिन जो भी आप पढ़ रहे हैं ना, वो कहीं ना कहीं आप एग्ज़ाम्स में अप्लाई ज़रूर करते हैं, चाहे वो प्रीलिम्स में एप्लीकेशन हो चाहे वो मेंस में एप्लीकेशन हो। सो वॉट एवर यू आर रीडिंग इन योर न्यूज़पेपर्स और द बुक्स और एनी वीडियो दैट यू आर लिसनिंग टू, वो चीज़ आपको ज़रूर हेल्प करेगी। बट मेरे हिसाब से पहले आपको रीडिंग पे बहुत ज़्यादा काम करना है, एंड देन यू कैन बिल्ड दैट विद योर क्यूरियोसिटी। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो आप यूट्यूब करिए, क्यूरियोसिटी को इनकलकेट कीजिए। क्यूरियोसिटी भी बहुत ज़रूरी है, कुछ सब्जेक्ट्स में क्यूरियोसिटी भी बहुत ज़रूरी है। बट हाँ, ऐसे पहले दिन अगर आपको सब बता भी दिया जाएगा तो वो धीरे धीरे ही समझ में आएगा। सो लेट्स जस्ट टेक इट स्लोली। सो जैसे अगर हम सोर्सेस की बात करते हैं तो सबसे पहले ना आपको, जब भी आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, सो यू हैव टू स्टिक टू दिस इज़ लाइक द ब्रॉडर फ्रेमवर्क। जैसे कल श्रद्धा मैम ने सिलेबस आपके साथ डिस्कस किया है, तो वो सिलेबस चाहे वो प्रीलिम्स का है चाहे वो मेंस का है, वो सिलेबस आपको इकट्ठे ही देखना है। प्रीलिम्स का सिलेबस इतना टेक्निकल नहीं होता, बहुत आसानी से समझ में आ जाता है। मेंस का सिलेबस थोड़ा लंबा है, और मेंस का सिलेबस GS 1 2 3 4 आप अपनी दीवार पे लगा लीजिए। और जब तक आपको सिलेबस याद नहीं हो जाता उसको मत उतारिए। मेंस की तैयारी सिलेबस देख के और अच्छे से होती है। इसके बाद एक और क्वेश्चन आपके दिमाग में आ सकता है, क्या प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी अलग अलग होती है, क्या इनके सोर्सेज अलग अलग हैं? तो नहीं, प्री और मेंस की तैयारी बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनेगा। प्री और मेंस की तैयारी इंटीग्रेटेड ही होती है, इकट्ठे ही होती है। अगर आप कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हैं राइट, अगर लेट्स से आप प्रीलिम, जैसे मैं अगर इन्वायरमेंट का एग्जांपल आपको दूं, जैसे इस साल हमारा कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज हुआ था, क्लाइमेट चेंज को लेके कॉन्फ्रेंस होती है हर साल। आपको वो पढ़नी है, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू प्री, विद रिस्पेक्ट टू मेंस। प्रीलिम्स में आपसे पूछा जा सकता है उसके स्पेसिफिक्स, ठीक है, कि अगर ये इनिशिएटिव लिया गया तो इसके क्या स्पेसिफिक पॉइंट्स थे। मेंस में पूछा जा सकता है क्या ये कॉन्फ्रेंस सक्सेसफुल थी, क्या ये कॉन्फ्रेंस की वजह से क्लाइमेट चेंज में कुछ निजात मिलेगा हमें। तो आपको ये समझना है कि वही टॉपिक है और उसी को आपको प्रीलिम्स के विद रिस्पेक्ट टू भी पढ़ना है और मेंस के विद रिस्पेक्ट टू भी पढ़ना है। लाइक द प्रेपरेशन हैज़ टू बी टुगेदर। देयर कैन बी सर्टेन टॉपिक्स विच आर इंपॉर्टेंट ओनली विद रिस्पेक्ट टू प्री एंड सर्टेन टॉपिक्स ओनली इंपॉर्टेंट विद रिस्पेक्ट टू मेंस, वो रहता है। लेकिन मेजॉरिटी टॉपिक्स आपको इकट्ठे ही प्रिपेयर करने हैं। जैसे आप तैयारी शुरू करते हैं अनटिल, जैसे अगर आपने 2025 में एग्जाम देना है तो जनवरी फरवरी ऑफ 2025 यू कैन प्रिपेयर योर ऑप्शनल, यू कैन प्रिपेयर GS विद रिस्पेक्ट टू प्री एंड मेंस, ऐसे सब प्रिपेयर कीजिए। फिर जनवरी ऑनवर्ड्स या फरवरी ऑनवर्ड्स, डिपेंडिंग अपॉन योर कॉन्फिडेंस लेवल्स, आप सिर्फ प्री पे फोकस कीजिए, ठीक है, मतलब टेस्ट और लिखिए, ठीक है, फैक्ट्स के ऊपर फोकस कीजिए। प्री में ना हमें नॉलेज बहुत गैदर करनी होती है, तो वो हम फोकस करते हैं लास्ट के 3-4 महीनों में। उससे पहले आप मेंस की तैयारी भी कीजिए, कंटेंट भी उस हिसाब से पढ़िए, आंसर राइटिंग भी कीजिए, मेंस के टेस्ट भी लिखिए, लेकिन जनवरी ऑनवर्ड्स आप प्री पे फोकस करिए। उसके बाद जैसे ही प्री हो जाए फिर तो मेंस पे ही फोकस करना है, ठीक है, तो दैट इज़ द पॉइंट। लेकिन अभी आप जब शुरू कर रहे हैं तो आपको ध्यान में रखना है कि प्री और मेंस की तैयारी इकट्ठे होगी। एंड हैविंग सेड दैट यू हैव टू फोकस ऑन द सिलेबस। प्री का सिलेबस आप देखेंगे आपको लगेगा कि इतना कुछ बड़ी बात नहीं है, और अगर आप मेंस का सिलेबस एक एक पॉइंट आपको देखना बहुत ज़रूरी है, और उसमें बाय डिफ़ॉल्ट प्री का कवर हो जाएगा। मेंस में कुछ सब्जेक्ट्स भी आते हैं, जैसे सोशल इश्यूज़ हो गया, IR हो गया, जो प्री में कम पूछे जाते हैं। एथिक्स तो खैर प्री से लेना देना ही नहीं है, तो कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स भी हैं जो सिर्फ मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, बट जो सब्जेक्ट्स कॉमन है उनमें उनकी तैयारी कॉमन वे में ही होती है, राइट। तो सिलेबस आपको अच्छे से देखना है, समझना है। देन यू कम टू द PYQs। अब आपने सिर्फ सिलेबस देखा है, आपने कुछ कंटेंट नहीं पढ़ा, तो आप PYQs देख के क्या हासिल करना चाहते हैं? आप PYQs देखकर ये हासिल करना चाहते हैं कि आपको पता चलता है कि UPSC मेंस की अगर हम बात करें किस तरह के सवाल पूछता है,
ठीक है, एक ही क्वेश्चन में मल्टीपल क्वेश्चंस होते हैं या मल्टीपल डायमेंशंस पूछी होती हैं या कभी कभी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, बड़े बड़े क्वेश्चंस जैसे बोर्ड्स में आते हैं आपको डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, वैसे क्वेश्चंस यूपीएससी मेंस में नहीं आते, थोड़े एनालिटिकल क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, अगर आपने सिलेबस देखा, सपोज वहाँ पर टॉपिक था हमारे पास क्लाइमेट चेंज का ही मैं ले लूँ, तो कैसा क्वेश्चन आया मेंस में क्लाइमेट चेंज के ऊपर, है ना। तो वो सब चीज़ें आप पीवाईक्यूज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखकर जान सकते हैं। अगर हम मेंस की बात करें तो मेंस में हम पीवाईक्यूज रेकमेंड करते हैं देखना 2013 ऑनवर्ड्स। रीज़न क्या है, 2013 ऑनवर्ड्स जो पेपर का पैटर्न था वो बदला था। उससे पहले 2 ऑप्शनल्स होते थे और 2 जीएस के पेपर्स होते थे। 2013 ऑनवर्ड्स हमारे पास 4 जीएस के पेपर हुए और एक ही ऑप्शनल रह गया। तो पैटर्न बदला है, उससे पहले देखने की सेंस नहीं बनती। 2013 ऑनवर्ड्स आप मेंस के पेपर्स देख सकते हैं। प्री की अगर हम बात करें, प्री की आप लास्ट 10 ईयर्स के तो देख लीजिए, 2013 ऑनवर्ड्स देख लीजिए। कई लोग फॉर सब्जेक्ट्स लाइक हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, जिसमें ना स्टैटिक क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, दे ऑल्सो लुक फॉर क्वेश्चंस एज फार एज 2001। बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू सजेस्ट इज दैट एटलीस्ट आप 2013 ऑनवर्ड्स देखिए, आपको बेटर आइडिया आएगा। और प्री में हम हमेशा ये रेकमेंड करते हैं कि लास्ट के 5 सालों के पीवाईक्यूज को आपको अच्छे से एनालाइज करना है। आपको देखना है कैसे ऑप्शंस बनाता है यूपीएससी, किस तरह के सवाल पूछता है। अगर आपने कोई टॉपिक देख लिया, उसके बारे में आपको थोड़ी बहुत नॉलेज है, आपको ये पता चल जाएगा कितनी डेप्थ में क्वेश्चन पूछता है, या एकदम ही कुछ क्वेश्चंस हैं जो सिंपल होते हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं जो बहुत ज़्यादा एनालिटिकल होते हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं जो फैक्चुअल होते हैं। सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स यू कैन ऑल्सो लर्न बाय एनालाइजिंग द पीवाईक्यूज। तो आपको कोई कंटेंट नहीं देखना है, अभी आपको सिलेबस देखना है और पीवाईक्यूज को एनालाइज करना है जस्ट टू गेट एन आइडिया कि आपको आगे करना क्या है। उसके बाद तीसरी चीज़ जो आती है वो है एनसीईआरटीज। बहुत जगह पे ये डिबेट होती है कि एनसीईआरटीज फॉलो करें कि स्टैंडर्ड बुक्स फॉलो करें। अब इसमें ना एक चीज़ जो आपको ध्यान में रखनी है, 2 सब्जेक्ट्स हिस्ट्री और ज्योग्राफी एनसीईआरटीज करनी ही करनी है। मतलब मैं ये सजेस्ट करूँगी कि आप उसके बाद बुक्स भी पढ़ लीजिए, ठीक है, लेकिन इनके लिए जो एनसीईआरटीज है ना, दे आर इंडिस्पेंसिबल। मतलब अगर आप और कोई एनसीईआरटी नहीं फॉलो करना चाहते, इट्स ओके, बट हिस्ट्री और ज्योग्राफी को आप इग्नोर नहीं कर सकते। कारण क्या है कि जो जो नई एनसीईआरटीज़ हैं, स्पेशली जो +2 की हिस्ट्री की एनसीईआरटीज़ है और ज्योग्राफी की एनसीईआरटीज़ हैं, उनमें से डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। हम अभी देखेंगे भी, आई विल गिव यू सम एग्जांपल्स। तो डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। तो हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी आर 2 सब्जेक्ट्स विच यू हैव टू डू दी एनसीईआरटीज़ लाइक अच्छे से। और उसके बाद जो बाकी सब्जेक्ट्स हैं, पॉलिटी हो गया, पॉलिटी में से भी कभी कभी एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं एनसीईआरटी से, तो वो भी आप देख सकते हैं, राइट। बट अगेन पॉलिटी के क्वेश्चंस अगर आपने बाकी बुक्स फॉलो करी हैं तो उससे भी आप सॉल्व कर सकते हैं। बट हिस्ट्री और ज्योग्राफी में थोड़ा फैक्चुअल रहता है, वो हम अगर हमने एनसीईआरटी में से क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो ऑब्वियसली हम एनसीईआरटीज कवर करने की बात करेंगे। तो पॉलिटी हो गया, इन्वायरमेंट का कुछ पार्ट है जो आप एनसीईआरटी से करते हैं। बेसिक साइंसेस की एनसीईआरटीज हम अवॉइड करते हैं बिकॉज बहुत बल्कि हैं और क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते, राइट। इकोनॉमी में भी अगर हम बात करें तो मैक्रो इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट्स हैं जो हम एनसीईआरटी से कवर करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अगेन वो स्टैंडर्ड बुक्स में कवर हो जाते हैं। तो कंक्लूजन ये है कि अगर आप कोई भी और सब्जेक्ट नहीं करना चाहते, हिस्ट्री और ज्योग्राफी तो ज़रूर करिए ही करिए। दैट इज़ रिगार्डिंग दी एनसीईआरटीज। अगर आप और पढ़ना चाहते हैं एनसीईआरटीज, नथिंग लाइक इट, वो तो आप एक तरह से अपनी फाउंडेशन ही बिल्ड कर रहे हैं। लेकिन पहले आप हिस्ट्री और ज्योग्राफी की एनसीईआरटीज तो आपको एंड तक पढ़नी है, उनको आप इग्नोर नहीं कर सकते। देन वी कम टू स्टैंडर्ड बुक्स। स्टैंडर्ड बुक्स की लिस्ट मैं आपको दूंगी, बट एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि अगर आप कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हैं तो एक ही बुक से पढ़िए। शुरू में क्या होता है, जैसे अगर हम हिस्ट्री से स्टार्ट करते हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन आपने पढ़ा एंशिएंट इंडिया में। अब ना इंडस वैली सिविलाइजेशन आपने पढ़ा तो हम एक बुक से हमने पढ़ लिया, क्योंकि हमने इतने मोटिवेटेड होते हैं ना शुरू में कि बस हम सभी कुछ पढ़ लें। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन मैंने एक बुक से पढ़ा, फिर मैंने दूसरी बुक से पढ़ लिया, फिर मैंने तीसरी बुक से पढ़ लिया। कुछ तो डिफरेंट होगा ही ना, बट 95% सब में सेम होगा, और वो 95% ही इंपॉर्टेंट है। और इंस्टेड ऑफ रीडिंग इट फ्रॉम द 3 सोर्सेज, इफ़ यू रेड द 1 सोर्स 3 टाइम्स, आपकी जो रिटेंशन है वो ऑल टाइम हाई होगी। आपकी लिंकेजेस बनाने की जो क्षमता है उस टॉपिक को लेकर वो बहुत ज़्यादा डेवलप हो जाएगी, ठीक है। तो एक टॉपिक के लिए एक ही सोर्स फॉलो कीजिए। करंट अफेयर्स में हम मल्टीपल सोर्सेज फॉलो कर सकते हैं, बट करंट अफेयर्स कभी लेटर आते हैं
ठीक है। सो यू हैव टू फॉलो वन सोर्स फॉर अ पर्टिकुलर टॉपिक, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप नोट्स फॉलो कर रहे हैं, जैसे अगर आप स्लीवी क्लासेस आपने ज्वाइन किया है तो आप उसके नोट्स फॉलो कीजिए। फिर इफ़ यू आर नॉट रीडिंग इट फ्रॉम द बुक और यू आर एक्चुअली मेकिंग द, मतलब जो भी आपका बेस सोर्स है ना, चाहे वो बुक है चाहे वो नोट्स है, वही आपका बेस सोर्स होना चाहिए। आपने कहीं और से कुछ पढ़ा, आपको लगा ओ ये इंटरेस्टिंग है, वहाँ पर नोट कर लीजिए। ठीक है, बट अगेन आई वुड लाइक टू रीआइट्रेट कि एक ही सोर्स रखिए। ठीक है, टाइम कम है, टाइम बहुत कम है। चाहे आप अभी भी तैयारी शुरू कर रहे हैं 2025 के लिए और आपको लग रहा है कि आपका हेड स्टार्ट है भी, राइट, लेकिन फिर भी टाइम हमेशा हमारे पास कम ही रहता है फॉर सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन। सो ये चीज़ पे ध्यान रखिए। उसके बाद ना एक और चीज़ है कि सारी बुक्स जैसे जो रिकमेंडेड होती हैं, एम लक्ष्मीकांत हो गई फॉर पॉलिटी, रमेश सिंह फॉर इकोनॉमी, सभी पढ़ते हैं, लेकिन ये नहीं है कि आपको एंड टू एंड पढ़नी है। शंकर आईएएस फॉर इन्वायरमेंट, कि आपको हर एक पेज हर एक पॉइंट पढ़ना है। कुछ चैप्टर्स होते हैं जो इंडिस्पेंसिबल होते हैं, जो पढ़ने ही पढ़ने होते हैं, कुछ चैप्टर्स आप छोड़ भी सकते हो। ठीक है, तो उस चीज़ पे भी ध्यान रखना है। और तीसरा है इंटरनेट को अच्छे से यूज़ करना। देखिए, अब जैसे मैंने आपको ना स्टार्टिंग में भी बोला कि क्यूरियोसिटी बहुत इंपॉर्टेंट है यूपीएससी में ना। जैसे कुछ सब्जेक्ट्स हैं, जैसे इन्वायरमेंट हो गया, साइंस एंड टेक हो गया, तो करंट अफेयर्स से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं प्री में भी, मेंस में भी, और ये किसी बुक में कवर्ड नहीं होते। साइंस एंड टेक की तो एज सच कोई बुक भी नहीं है, राइट। तो अब वो जो आपने कुछ टॉपिक पढ़ा, अब आप क्या करते हो, आप गूगल पे जाते हो, सर्च करते हो, उसके बारे में पढ़ते हो, दैट इज़ द वे टू गो। बट ना अगर आप जैसे आप एक टॉपिक आपने उठाया और आप उसके ऊपर रिसर्च करनी शुरू करी, अब आपको 15-20 मिनट में वो समझ आ गया, तो बस वहीं पर रुक जाइए। आपको उसके ऊपर पूरी पीएचडी करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, यूपीएससी टॉपिक्स बहुत सारे पूछ लेगा, लेकिन हर एक टॉपिक की जो डेप्थ है वो बहुत ज़्यादा नहीं होती। आपको उतनी ही नॉलेज चाहिए जितनी एक लेमैन को चाहिए, जितनी न्यूज़पेपर्स में अवेलेबल होती है। यू डोंट हैव टू गो इनटू द डेप्थ्स ऑफ एनी टॉपिक। आपसे नए नए टॉपिक ज़रूर पूछे जाते हैं। मियावाकी प्लांटेशन क्या है पूछ लिया यूपीएससी ने, लेकिन वो बस इतना ही पूछा कि वो होता क्या है, दैट इज़ क्रिएशन ऑफ अर्बन फॉरेस्ट। ठीक है, मिनी फॉरेस्ट इन अर्बन एरिया, वही है, बस उतना ही है। कैसे होता है, क्यों हुआ, वो भी हम पढ़ लेते हैं क्योंकि उस पर क्वेश्चन आ चुका है, लेकिन उसकी भी ये नहीं है कि आप डेप्थ में ही चले जाओगे, पूरी रिसर्च ही करनी शुरू कर दोगे। उतना नहीं रिक्वायर्ड कि कितनी देर के लिए हम उसे सन में रखते हैं, कितनी परसेंटेज ऑफ सनलाइट है, कितनी कितने टाइम के लिए कितनी परसेंटेज चाहिए होती है, कौन से एरिया में कौन से सीड्स रिकमेंडेड है, मतलब बहुत डिटेल्स हो सकती है ना हर एक टॉपिक की, तो उतना करने की ज़रूरत नहीं होती। इंटरनेट को उतनी ही तरह से यूज़ करना है कि आपको मैक्सिमम एक्सट्रैक्ट कर ले आप मिनिमम टाइम में। ठीक है, तो वो रहता है। उसके बाद ना जैसे हम पेपर की बात करते हैं ना, तो एक हमारे पास GS4 करके पेपर है। आपने लास्ट कल की क्लास में देखा भी होगा कि जब सिलेबस डिस्कस हुआ, एथिक्स का पेपर मानते हैं। अब हम ना एक कीवर्ड यूज़ करते हैं O2 E2। O2 है 2 ऑप्शनल के पेपर और एथिक्स और एसे, E2 है एथिक्स एंड एसे। ये जो 4 चीज़ें हैं ना, ये आपको रैंक दिलाती हैं। मतलब इन चारों चीज़ों पे आपको फोकस करना है, मतलब 2 ऑप्शनल के पेपर, एथिक्स और एसे के पेपर, एंड यू विल गेट डिसेंट मार्क्स इन मेंस। अगर आपके इनमें मार्क्स नहीं आए ना, तो आपका हो सकता है इंटरव्यू कॉल ही ना आए, रैंक तो दूर की बात है। तो ये 4 पेपर्स आपको रैंक दिलाते हैं, अच्छा रैंक दिलाते हैं, और इसीलिए ना हम एथिक्स, और अगर इसमें हम देखें तो जीएस में सबसे इंपॉर्टेंट एथिक्स आता है, तो एथिक्स का पेपर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर आप एथिक्स की बात करें तो एथिक्स में ना हर एक वर्ड ऑफ द सिलेबस, ठीक है, जैसे यहाँ पर इमोशनल इंटेलिजेंस है ना, एप्टीट्यूड है, इमोशनल इंटेलिजेंस है। आपको पता होना चाहिए इमोशनल इंटेलिजेंस होता क्या है, ठीक है, उसका डेफिनेशन, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके एग्जाम्पल। हर एक वर्ड ऑफ द सिलेबस इज अ पोटेंशियल क्वेश्चन, राइट। सो एथिक्स का सिलेबस तो आपको रटा ही होना चाहिए, दैट इज़ द वे टू गो। ठीक है, आप इमोशनल इंटेलिजेंस पढ़िए क्या होता है, उसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स करिए, फिर उसके एग्जाम्पल सोचिए। ठीक है, कि देयर वाज अ सिचुएशन व्हेन यू वर इमोशनली इंटेलिजेंट, यू कैन टेक इट द एग्जाम्पल्स फ्रॉम द लाइफ ऑफ अ रिफॉर्मर, ऑफ अ लीडर, ऑफ अ पॉलिटिशियन, ऑफ अ ब्यूरोक्रेट। वो एग्जाम्पल्स आप न्यूज़पेपर्स में ढूंढेंगे, अपने आसपास ढूंढेंगे। ठीक है, तो जीएस में हम ये फोकस करते हैं, GS4 में हम ये फोकस करते हैं, तो ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखनी है। देन जैसे मैंने आपको बताया कि जब हम PYQs की बात करते हैं, तो PYQs आपको ये बताते हैं किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। जैसे ये सवाल है ना,
अब इसमें जो हमारे पास ऑप्शन थी ना, ओनली वन, ओनली टू, ऑल थ्री, ये लास्ट टू लास्ट ईयर इंट्रोड्यूस हुई थी 2022 के प्रीलिम्स में। और इन्होंने ना एक तरह से, आपने सुना भी होगा कि एलिमिनेशन को एलिमिनेट कर दिया, क्योंकि पहले ना एलिमिनेशन जब शुरू हुआ था, मतलब जब ऑप्शंस होती थी कि 1 and 2, 2 and 3, ऑल 1, 2 and 3 आर करेक्ट, है ना, उस तरह की ऑप्शंस आती थी। तो फिर वो भी तो कभी नहीं आई होंगी। उसके बाद पीपल डेवलप्ड द नैक फॉर एलिमिनेटिंग द चॉइसेस, और फिर उसके बाद उनके सवाल काफ़ी सही भी हो गए। अब यूपीएससी तो अनप्रेडिक्टेबल है, वो नई चीज़ें लेकर आएगा ही आएगा। 2022 में इस तरह के क्वेश्चंस 7 आए, 2023 में यानी कि जो लास्ट ईयर पेपर हुआ है उसमें सारे ही क्वेश्चंस ऐसे थे। तो पॉइंट ये है कि आपको पीवाईक्यूज एनालाइज करके ये भी पता चलता है कि यूपीएससी किस तरह की जो क्वेश्चन फॉर्मेशन है वो किस तरह की करेगा। तो दैट इज़ ऑल्सो वन थिंग दैट यू हैव टू नोट। और तभी पेपर्स को एनालाइज करना, पिछले 5 सालों के पेपर्स को एनालाइज करना अच्छे से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मेंस में अगर आप देखोगे आपको डायरेक्ट क्वेश्चंस भी आते हैं, जैसे माइक्रो इरिगेशन कैसे इंडिया की वाटर क्राइसिस को सॉल्व करने में हेल्प करेगा। ना दिस इज़ अ फेयरली डायरेक्ट क्वेश्चन। अगर मैं आज भी आपको बोलूँ आप इस पर कुछ लिख दोगे, है ना, इतना प्रॉब्लम नहीं होगा, कुछ तो लिख ही दोगे। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है कि आपको टॉप 200 में आना है। इतना अच्छा आपको आंसर लिखना है कि आपको टॉप 200 या टॉप 100 में आना है, तभी आप IAS, IPS, IRS एम कर सकते हो। तो जब आपको टॉप 200 में आना है आउट ऑफ लैक्स ऑफ पीपल, देन यू हैव टू राइट गुड आंसर्स, ठीक है। तो वो आपको आंसर राइटिंग से ही आएंगे, वो आपको स्किल इनकलकेट करना है। आप आज जिस भी लेवल पर हैं उसी से शुरुआत करिए और उस पर बिल्ड करते जाइए कि एटलीस्ट जब आप प्रीलिम्स तक पहुंचेंगे, ठीक है, यानी आप जनवरी फरवरी तक पहुंचेंगे, तब तक आपकी आंसर राइटिंग अच्छी खासी डेवलप हो जाए। पहले आप आंसर राइटिंग डेवलप करते हैं, फिर आप टेस्ट लिखते हैं, ताकि उन आंसर्स को आप 3 घंटों में लिख पाएँ, ठीक है। दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। एक है कि आप अच्छा आंसर लिख पा रहे हैं, और एक है आप उस अच्छे आंसर को विद इन द टाइम स्पैन लिख पा रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का पेपर छूट जाता है। तो ये चीज़ें भी आपको धीरे धीरे समझ में आएंगी कि क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं इंपॉर्टेंट है। और पीवाईक्यूज आपको एक आइडिया देते हैं, जैसे दोनों ही तरह के सवाल आते हैं, डायरेक्ट भी, और ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें हम थोड़ा सा अगर हम देखें तो थोड़ा सा इसमें मल्टीपल क्वेश्चंस पूछे गए हैं। उसके बाद एनसीईआरटी। अब जैसे ये क्वेश्चन आया था कि विच ऑफ द अबव आर डेसिडुअस ट्रीज, वेरी सिंपल है ना, बट पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक इज दैट दिस वाज आस्क्ड फ्रॉम द एनसीईआरटी, डायरेक्ट एनसीईआरटी से इसको उठाया गया था। सिमिलरली ये पोर्ट्स के ऊपर क्वेश्चन आया था, ये भी ज्योग्राफी की एनसीईआरटी से था। तो पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक इज कि ज्योग्राफी और हिस्ट्री की एनसीईआरटीज तो आप इग्नोर नहीं कर सकते। उसके बाद GS 1, 2, 3, 4 में जैसे आपको पता ही है कि डिवीजन जो होती है, GS 1 में हमारे पास कल्चर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और इंडियन सोसाइटी आता है। GS 2 में पॉलिटी, गवर्नेंस, सोशल जस्टिस एंड IR। 3 सबसे मुश्किल पेपर है। GS 3 में नंबर लेना भी मुश्किल है, डाइवर्स सब्जेक्ट्स है, तो GS 3 में मार्क्स भी कम आते हैं, ठीक है। बट अगेन दिस इज समथिंग दैट यू कैन वर्क अपॉन, राइट। इकोनॉमी, एनवायरनमेंट, साइंस एंड टेक, डिजास्टर एंड इंटरनल सिक्योरिटी, सबसे ज़्यादा डाइवर्स GS 3 रहता है। इसको प्रिपेयर करना भी मुश्किल है, मार्क्स लाना भी मुश्किल है। GS 4 में एथिक्स एंड केस स्टडीज़, राइट। अगर आपने सिलेबस नहीं का वीडियो नहीं देखा है जो श्रद्धा मैम ने कल डाला है, तो प्लीज़ उसको ज़रूर देख लीजिएगा। Now let's come to the sources. अब पहले जो है हम डिस्कस करेंगे जो हमारे बुक्स हैं या जो सोर्सेज हैं जो हमें फॉलो करने हैं, एंड देन लेटर जो है आप कुछ जो करंट अफेयर्स के लिए जो सोर्सेज हैं आप उनको भी हम डिस्कस करेंगे कि कौन से सोर्सेज हैं जो करंट अफेयर्स के लिए आप अलग से फॉलो कर सकते हो। जैसे GS 1 में अगर हम बात करें, हिस्ट्री की बात करें, तो एंशियंट और मिडीवल इंडिया, अगेन जैसे ना NCERTs बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो थीम्स हैं नई NCERTs की, थीम 1 एंड थीम 2, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट, वो तो इंडिस्पेंसिबल है। उसके अलावा अगर आप 6th ऑनवर्ड्स NCERTs पढ़ना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है, आपकी डेवलपमेंट होती है थॉट की ना। पहले थोड़ा सिंपल होता है NCERT, फिर थोड़ा और उसमें इन्फॉर्मेशन आ जाती है, फिर और इन्फॉर्मेशन आ जाती है, तो काफ़ी अच्छा थॉट प्रोसेस डेवलप हो जाता है। उसके बाद ना टाइमलाइन बहुत इंपॉर्टेंट है हिस्ट्री में, तो उसके लिए कई लोग NOIS के डॉक्यूमेंट्स पढ़ते हैं, कई लोग NCERTs की जगह तमिलनाडु की NCERTs ही पढ़ते हैं, टोटली रेलिवेंट।
आप दोनों में से कोई भी एक पढ़ सकते हैं, बट आई वुड रिकमेंड कि आप एनसीईआरटीज़ ही पढ़िए। तमिलनाडु भी अगर आप पढ़ना चाहते हैं पढ़ सकते हैं, अगर आपको एनसीईआरटीज़ में क्लैरिटी नहीं हो रही है, क्योंकि नई एनसीईआरटीज़ ना थोड़ी स्कैटर्ड है, तो आप तमिलनाडु की एनसीईआरटीज़ भी पढ़ सकते हैं, लेकिन आई वुड सजेस्ट कि आप एनसीईआरटीज़ ही पढ़ें। ओल्ड एनसीईआरटीज़ भी हैं बट वो बहुत वर्बोस हैं और बहुत बल्कि हैं। नई एनसीईआरटीज़ में से क्वेश्चन आते हैं तो वाई नॉट रीड देम, है ना। तो एंशिएंट एंड मिडीवल के लिए आप नई एनसीईआरटीज़ पढ़िए। उसके बाद जब हम बात करते हैं मॉडर्न इंडिया की, तो अगेन थीम 3 जो हमारी मॉडर्न इंडिया की है, और एक स्पेक्ट्रम करके एक किताब आती है राजीव आहिर जी की, जो बहुत बच्चे पढ़ते हैं और जिसमें मॉडर्न इंडिया आपको बहुत अच्छे से समझ भी आता है। तो रीड एनसीईआरटी ऑल्सो एंड रीड दिस राजीव आहिर जी की किताब ऑल्सो। कई लोग पलासी टू पार्टीशन भी पढ़ते हैं शेखर बंदोपाध्याय जी की इंस्टेड ऑफ राजीव आहिर, अगेन अप टू यू। दैट्स मोर लाइक अ नॉवल। जो राजीव आहिर जी की बुक है दैट इज मोर लाइक यू नो विच इज फोकस्ड ऑन द प्रेपरेशन फॉर सिविल सर्विसेज। तो आइदर यू कैन रीड फ्रॉम आइदर ऑफ दीज बुक्स, बट मैं ये सजेस्ट करूँगी कि राजीव आहिर जी की बुक तो थोड़ी इंडिस्पेंसिबल है। उसके बाद जो बिपिन चंद्रा या ये वाली दोनों किताबें हैं, इनमें से आप पढ़ सकते हैं आइदर ऑफ दीज टू एज अ नॉवल आप पढ़ लीजिए, आपकी और एनालिटिकल अंडरस्टैंडिंग रिगार्डिंग द मॉडर्न इंडिया बढ़ जाएगी। सो दैट इज देयर, ठीक है। सो अगेन एनसीईआरटीज फॉर हिस्ट्री आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड फॉर मॉडर्न यू कैन ऐड राजीव आहिर जी की स्पेक्ट्रम, ठीक है। दैट इज लाइक द वे टू गो। देन देर इज़ ऑल्सो एन एस्पेक्ट ऑफ पोस्ट इंडिया इंडिपेंडेंस, ठीक है, कि हमारा जो 1947 के बाद अभी तक की जो हिस्ट्री है, ठीक है, जिसमें हमारे पास इमरजेंसी है, जिसमें हमारे पास रिफॉर्म्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो उसके लिए भी 2 किताबें हैं, इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस या इंडिया आफ्टर गांधी, ठीक है। आइदर ऑफ दीज टू यू कैन रीड। देन वर्ल्ड हिस्ट्री। अब वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए ना मास्टरिंग मॉडर्न वर्ल्ड हिस्ट्री नॉर्मन लॉय की किताब आती है, लेकिन ना वर्ल्ड हिस्ट्री में से अगर आप क्वेश्चन देखेंगे ना 1 या 2 सवाल ही आते हैं, और ये जो 1 या 2 सवाल है ना, इनको प्रिपेयर करने का तरीका जो मुझे लगता है ज़्यादा फ्रूटफुल ये हो सकता है, बाकी आप जब हिस्ट्री पढ़ेंगे सर आपको बेटर बता पाएंगे, कि आप जो टॉपिक्स वहाँ पर आए हैं लेट्स से उन्हीं को आप नॉर्मन लॉय से पढ़िए, उन्हीं के नोट्स आप नॉर्मन लॉय से बनाइए, रादर देन, बिकॉज इट्स अ बल्कि बुक, पूरी बुक रीड करना मुश्किल है, और जब आपको पता है 1-2 सवाल ही आएंगे, प्री में तो कुछ है ही नहीं इसका, तो फिर थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो आप रिवर्स इंजीनियरिंग कर सकते हैं, जो क्वेश्चंस आए हैं उनको आप नॉर्मन लॉय से प्रिपेयर कर लीजिए, बिकॉज बहुत ही लिमिटेड क्वेश्चंस आते हैं वर्ल्ड हिस्ट्री से। अब इस साल कुछ बदल जाए मुझे नहीं पता, बट अभी तक यही पैटर्न रहा है, और हमेशा बेटर रहता है कि आप पैटर्न पे ही स्टिक कीजिए, बिकॉज लाइक आई सेड बहुत कुछ है पढ़ने के लिए, आप सब कुछ तो नहीं पढ़ सकते। तो जो पैटर्न्स यूपीएससी करता है उन्हीं पे अगर हम खेलें तो भी हमारा डिसेंट जो है सिलेक्शन इंश्योर्ड होता है। देन कल्चर के लिए नितिन सिंघानिया जी की बुक है, आप वो पढ़ सकते हैं। अगर आपको वो बल्कि लगती है तो आप सीसीआरटी के डॉक्यूमेंट्स पढ़ सकते हैं, राइट। और एक एनसीईआरटी है जो क्लास 11 की एनसीईआरटी है, जिसमें से यूपीएससी पहले क्वेश्चंस पूछता था डायरेक्टली, अब नहीं पूछता है, बट अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो वो भी आप पढ़ सकते हैं। इट विल गिव यू अ गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ सम एस्पेक्ट्स ऑफ कल्चर, नॉट ऑल बट सम एस्पेक्ट्स ऑफ कल्चर। देन ज्योग्राफी। अब ज्योग्राफी के लिए मैंने आपको एनसीईआरटीज तो बताया। उसके बाद जीसी लियोंग जी की किताब है, वो भी बहुत बच्चे पढ़ते हैं, बट यू कैन रीड आइदर एनसीईआरटीज और जीसी लियोंग। तो मैं तो आपको एनसीईआरटी से सजेस्ट करूँगी, कुछ पार्ट्स हैं जो आप जीसी लियोंग से भी देख सकते हैं। उसके बाद ना ज्योग्राफी में ऑल सेड एंड डन एनसीईआरटीज के साथ साथ जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आपको ना मैप्स करने हैं और एटलस पे फोकस करना है, क्योंकि जो भी प्लेसेस इन न्यूज़ है ना, जो भी चीज़ न्यूज़ में है उसी के ऊपर क्वेश्चन आने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, और वो आप कहाँ से प्रिपेयर करते हो, एटलस से, ठीक है। बाकी मैप्स जो मैप्स होते हैं, जैसे सॉइल्स के ऊपर मैप हो गया, पोर्ट्स के ऊपर मैप हो गया, ठीक है, ये भी आपको प्रिपेयर करना है। तो ज्योग्राफी में कंटेंट के साथ साथ आपको मैप्स और एटलस पे भी फोकस करना है, राइट। बाकी सोसाइटी के लिए हमारे पास राम आहूजा जी की किताब है, आप वो पढ़ सकते हैं अगर आप पढ़ना चाहें। बाकी मोर और लेस सोशल इश्यूज़ में भी हम करंट पे ज़्यादा फोकस करते हैं, ये जो करंट में चीज़ें होती हैं ना, उनके ऊपर जो क्वेश्चंस हैं वो ज़्यादा आते हैं। दे लिंक इट विद द स्टैटिक टॉपिक्स, और इस पर आप क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो स्टैटिक टॉपिक्स के लिए आप सोशल प्रॉब्लम्स इन इंडिया पढ़ सकते हैं। इट्स अ वेरी ईजी रीड, राइट। देन वी मूव टू द GS2। अब GS2 में एनसीईआरटीज़ में ये 2 एनसीईआरटीज़ हैं जो आप अगर पढ़ना चाहें तो आप पढ़ सकते हैं।
मतलब मेरे हिसाब से एक बार तो ज़रूर पढ़ लीजिए। जैसे हिस्ट्री और जोग्राफी भी आपको मल्टीपल टाइम्स पढ़नी पड़ेगी, दिस यू कैन रीड वंस। एंड देन द मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक ऑफ सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन, दैट इज़ एम लक्ष्मीकांत जी की इंडियन पॉलिटी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सभी पढ़ते हैं, लेकिन ये प्री ओरिएंटेड बुक है। मेंस की जब आप पॉलिटी में मेंस की बात करते हो तब आपको जो लास्ट की 3 बुक्स हैं, डी डी बासु जी की, सुभाष कश्यप जी की, या ऑक्सफोर्ड कंपेनियन टू पॉलिटिक्स, इनमें से कुछ कुछ टॉपिक्स प्रिपेयर करने होते हैं फॉर मेंस, ठीक है। यू डोंट हैव टू रीड देम एंड टू एंड, बट यू हैव टू प्रिपेयर सर्टेन टॉपिक्स फ्रॉम दीज बुक्स। देन गवर्नेंस के लिए भी देखिए, गवर्नेंस भी आपकी करंट ओरिएंटेड ज़्यादा है। कोई स्कीम है तो वो पूछ ली, ठीक है, कोई इशू है वो पूछ लिया, बट अगर आपको बेसिक्स डेवलप करने हैं तो आप लक्ष्मीकांत जी की बुक गवर्नेंस पे पढ़ सकते हैं, बट अगेन इट इज़ करंट ओरिएंटेड। देन आई आर तो बहुत ही ज़्यादा करंट ओरिएंटेड है, राइट। बट इसमें आपको एक, अगर आप आई पे नए हो, आपने नहीं हो, आप ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड से, तो एक पर्सपेक्टिव डेवलप करने के लिए जो राजीव सिकरी जी की किताब है या एस जयशंकर की किताब आजकल बहुत ज़्यादा चलती है यूपीएससी सर्कल्स में इंडिया में, आप वो पढ़ सकते हो। आइदर ऑफ दीज 2 बुक्स, राजीव सिकरी जी या एस जयशंकर, आइदर ऑफ दीज 2 बुक्स यू कैन रीड फॉर डेवलपिंग अ पर्सपेक्टिव ऑफ आई, ठीक है। उसके बाद करंट में इंडियन एक्सप्रेस के कुछ हमारे पास ऑथर्स हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे सी राजा मोहन, श्याम सरन जी। हिंदू में हमारे पास स्टैनली जेकब है, ORF, इट्स विवेकानंद फाउंडेशन। ये कुछ वेबसाइट्स हैं, जैसे अगर आपको इंडिया पाकिस्तान पे कोई पर्सपेक्टिव चाहिए तो आप इन वेबसाइट्स पे जाके देख सकते हैं, राइट। तो ये वेबसाइट्स तीनों ही इम्पॉर्टेंट हैं जिनसे हम बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर कर सकते हैं रिगार्डिंग आया। देन GS3, देखिए GS3 अगर आपको कुछ भी नहीं पता, जैसे ना एक अगर आप बात करिए कि देयर कैन बी सर्टेन पीपल हु डोंट हैव अ बैकग्राउंड इन इकोनॉमी, और उनको ना इकोनॉमी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करती है, बहुत मुश्किल लगती है, तो दे कैन स्टार्ट विद संजीव वर्मा जी की इंडियन इकोनॉमी, बिकॉज इट्स ईजियर टू अंडरस्टैंड, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी यहाँ पर बहुत हो जाती है। देन दे कैन मूव टू द इंडियन इकोनॉमी बाय रमेश सिंह। बट इफ़ यू हैव टू फॉलो वन बुक, जैसे पॉलिटी में एम लक्ष्मीकांत है, उसी तरह से इंडियन इकोनॉमी में रमेश सिंह है। अभी और भी विवेक सिंह जी की बुक भी है, काफ़ी टॉपर्स वो भी रेकमेंड करते हैं, बट आइदर विवेक सिंह जी की बुक या रमेश सिंह जी की बुक, आइदर। बट अगर आपको इकोनॉमी इंटरमीडिएट करती है तो आप संजीव वर्मा से भी शुरुआत कर सकते हैं। उसके बाद ये भी गवर्नमेंट की जो वेबसाइट्स हैं, जैसे नीति आयोग हो गया, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो हो गया, IBEF, इन्वेस्ट इंडिया, ऑल ऑफ दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर गेटिंग द करंट रिलेटेड इन्फॉर्मेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी। और इकोनॉमी करंट ओरिएंटेड ही पूछी जाती है हमेशा, बट हाँ, अगर आपको करंट ओरिएंटेड समझनी है तो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होनी भी तो ज़रूरी है, तो वो आप बुक से डेवलप कर सकते हैं। देन साइंस एंड टेक में अगेन जो चीज़ें न्यूज़पेपर्स में आती हैं उनको आप पढ़िए। जैसे अगर अभी जैसे कोविड आया हुआ था, तो कोविड में हमारे पास mRNA वैक्सीन्स पे बहुत ज़्यादा आर्टिकल्स है, तो mRNA वैक्सीन के बारे में पढ़ लीजिए, आप गूगल करिए उसको, ठीक है। गवर्नमेंट की अगर कोई वेबसाइट्स है तो वहाँ पर जाके अगर उनकी डिटेल है तो वहाँ पे आप पढ़ सकते हैं, नहीं तो न्यूज़पेपर्स में या कहीं पे अगर बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन आपको मिल रही है तो वहाँ से पढ़िए। तो साइंस एंड टेक के लिए आज सच कोई बुक नहीं है। NCERTs बेसिक साइंसेस बताती हैं, बट अगेन बेसिक साइंसेस कॉस्ट बेनिफिट रेशियो करें ना, कि कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, टाइम बहुत लगेगा, एफर्ट बहुत लगेगा, और क्वेश्चन शायद एक भी ना निकले उससे। तो इसलिए मैं आपको ये रेकमेंड करूँगी कि आप जो भी चीज़ें न्यूज़ में रहती हैं उनको आप सर्च कीजिए गूगल से एंड डेवलप एन अंडरस्टैंडिंग ऑन दैट, ठीक है। एंड क्यूरियोसिटी कैन बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर 2 सब्जेक्ट्स, साइंस एंड योर एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट के लिए अगर हम बात करें तो NCERTs के कुछ चैप्टर्स होते हैं +2 और +1 की, इनमें से क्वेश्चंस आते हैं डायरेक्टली, तो इसको हम कवर कर लेते हैं। एंड देन शंकर IAS इज़ द बुक, बट अगेन लाइक आई सेड कि आपको एंड टू एंड नहीं पढ़नी है ये। करंट में इसमें जैसे हिंदू का एक संडे एडिशन होता है जो उसमें साइंस का पेज होता है, उससे क्वेश्चन आता था, जैसे इस बार वैगल डांस आया था उसमें से, राइट। और इंडियन एक्सप्रेस एक्सप्लेन्ड, वो बहुत अच्छा पर्सपेक्टिव आपका डेवलप करके देता है। देन DM के लिए एक NCERT की बुक है, स्पेसिफिकली 8th की, वो पतली सी किताब है, अगर आप वो पढ़ना चाहें तो आपके बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे। देन फॉर एवरी डिज़ास्टर ना, स्पेशली जो डिज़ास्टर्स न्यूज़ में रहते हैं उनकी NDMA गाइडलाइंस ज़रूर पढ़ लें, ठीक है। और एक पुरानी योजना थी 2017, उसमें ना बहुत आपको ऑनलाइन मिल जाएंगी इसकी, यू कैन गेट एन हैंड योर हैंड ऑन इट।
तो वो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करती है डिज़ास्टर्स को। बट अगेन अगर आपको इट इज़ ऑल्सो समथिंग विच इज़ करंट बेस्ड, ठीक है। डिज़ास्टर मैनेजमेंट में बेसिक्स आप एक बार क्लियर कर लीजिए कि डिज़ास्टर मैनेजमेंट साइकिल क्या होता है, डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट क्या है, उसके तहत NDMA बना है, SDMA बना है, NDRF बना है। वो चीज़ें जब आपको समझ में आ गई देन यू कैन ओनली फोकस ऑन द करंट डिज़ास्टर्स जो न्यूज़ में रहे हैं। जैसे अगर अर्थक्वेक आया है जापान में तो आप अर्थक्वेक्स के बारे में पढ़ लीजिए, ठीक है। वॉल्केनो फटा है कहीं पे तो आप वॉल्केनो के बारे में पढ़ लीजिए। तो उस तरह से हम डिज़ास्टर्स पे फोकस करते हैं। देन इंटरनल सिक्योरिटी भी देखो बेसिक्स अगर आपको समझने हैं तो TMH की किताब है, लेकिन उसके बाद आपको करंट इवेंट्स उसमें ऐड करने पड़ेंगे, ठीक है। तो GS3 एक ऐसा पेपर है जिसमें विच इज़ वेरी वेरी करंट हैवी, ठीक है, वेरी वेरी करंट हैवी। आपको GS3 और GS2 बहुत सारे बच्चे ना इनमें बहुत सारा एफर्ट लगाते हैं और लगाना भी चाहिए क्योंकि करंट अफेयर्स हैं, लेकिन नॉट एट द कॉस्ट ऑफ लेट्स से GS4 योर ऑप्शनल essay एंड इवन GS1 में भी ना स्टैटिक क्वेश्चन बहुत आते हैं, तो वो भी लो हैंगिंग फ्रूट माना जाता है, ठीक है। बट हाँ, अगर हम बात करें 2 और 3 में 3 बहुत ज़्यादा करंट हैवी रहता है। उसके बाद एथिक्स के लिए देखो 2 किताबें हैं, लेक्सिकन है और ये हमारे पास अरिहान की किताब है। आइदर ऑफ दीज टू यू कैन फॉलो। एंड देन लाइक आई सेड कि सिलेबस आपका इसमें मेन जो है गाइडिंग लाइट है वो सिलेबस है। हर एक वर्ड सिलेबस का आपको प्रिपेयर करना है विद रिस्पेक्ट टू उसकी डेफिनेशन क्या है, विद रिस्पेक्ट टू उसके फीचर्स क्या है एंड एग्जाम्पल्स। एथिक्स का पेपर शुड बी फुल ऑफ एग्जाम्पल्स। वो एग्जाम्पल्स आपकी लाइफ से हो सकते हैं, किसी लीडर की लाइफ से हो सकते हैं जो आपको अच्छा लगता है, जैसे अब्दुल कलाम जी हो गए, महात्मा गांधी जी हो गए, ठीक है। एनी लीडर, एनी ब्यूरोक्रेट, आपने कुछ कोई आर्टिकल पढ़ा रिगार्डिंग सम वर्क डन बाय अ ब्यूरोक्रेट, और देयर आर पीपल लाइक ना फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया है, ठीक है। सो ऐसे डिफरेंट जो इंपॉर्टेंट लोग होते हैं उनकी लाइफ से अगर आपको कोई एग्जाम्पल मिल रहा है तो वो आप एग्जाम में कोट कर सकते हैं। बट ये ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम डेवलप होगा। अगर आप बोलो कि आज मैं एक दिन बैठूंगा और सारे एग्जाम्पल्स मैं निकालूंगा, वैसा नहीं होता। आप रोज़ न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, कुछ अगर आपको अच्छा लगे, हो सकता है महीने में आपको 3-4 एग्जाम्पल्स मिल जाए, हो सकता है आपको एक भी ना मिले। तो वो एग्जाम्पल्स ढूंढने के लिए भी ना आपको एक बार सिलेबस देखना पड़ेगा एंड देन यू कैन लुक फॉर एग्जाम्पल्स, ठीक है। तो वो ज़रूर देख के, बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं। जैसे EQ के एग्जाम्पल्स देख लिए, एप्टीट्यूड के एग्जाम्पल्स देख लिए, एम्पैथी के एग्जाम्पल्स देख लिए, इस तरह से, राइट। देन लास्ट में हमारे पास आते हैं करंट अफेयर्स। अब जब हम करंट अफेयर्स की बात करते हैं ना, सबसे इंपॉर्टेंट है न्यूज़पेपर पढ़ना। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप न्यूज़पेपर में से ना नोट्स बनाइए या आप न्यूज़पेपर को 3-4 घंटे लगाइए। आराम से बैठकर न्यूज़पेपर पढ़िए, डेवलप एन अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। जो आर्टिकल्स UPSC के लिए इंपॉर्टेंट है उन्हीं पे फोकस कीजिए। अगर आपको लगता है ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये मुझे नोट कर लेनी चाहिए, तो सिर्फ उतना ही नोट कीजिए। रोज़ आप 3-4 घंटे लगाएंगे न्यूज़पेपर के नोट्स बनाने में, एंड में आप उनको पढ़ भी नहीं पाएंगे। पढ़ो तो छोड़ो, एक बार देख भी नहीं पाएंगे, कहाँ पढ़े होते हैं वो भी नहीं पता होता, क्या फ़ायदा उसका। आप आधा पौना घंटा न्यूज़पेपर पढ़े, कुछ चीज़ आपको इंपॉर्टेंट लग रही है उसको कहीं नोट कर ले, ठीक है, जिस भी सब्जेक्ट से वो रिलेटेड है। अदरवाइज रीड देम, अदरवाइज जस्ट रीड देम फॉर अंडरस्टैंडिंग, फॉर डेवलपिंग इन अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। जैसे हम एडिटोरियल पढ़ते हैं, एडिटोरियल किसी भी टॉपिक के ऊपर हो सकता है, जिस भी टॉपिक के ऊपर एडिटोरियल है, लेट्स से वो टॉपिक है। जैसे अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूँ, जैसे हम बात करते हैं अगर अभी रिसेंटली हम बात करते हैं कि कंजर्वेशन करनी चाहिए, डेवलपमेंट करनी चाहिए, है ना। कि अगर हम बहुत सारे हमारे देश में ना टाइगर्स हो गए हैं, बहुत सारे टाइगर्स हो गए, अब हम और टाइगर रिजर्व्स बनाएं और उनके लिए प्रोटेक्टेड एरियाज डिलीनिएट करें, या हम डेवलपमेंट पे फोकस करें, ठीक है, या फॉरेस्ट को कंजर्व करें कि वहाँ पर इंडस्ट्रीज लगाएं, माइनिंग करें, है ना। तो कोई भी ऐसा डेवलपमेंट वर्सेस कंजर्वेशन वाला टॉपिक है एडिटोरियल पे, तो उस पर डेवलपमेंट पे फोकस किया हुआ है कि डेवलपमेंट करनी ज़रूरी है देश के लिए, GDP कैसे बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट कैसे आएगी, ऑल ऑफ दैट। तो उसमें आप पॉइंट्स देख लीजिए, खुद से सोचिए पहले कि क्या पॉइंट्स हो सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको लग रहा है ये तो मैंने सोच ली और ये नए पॉइंट्स है, तो जो नया है बस उसको नोट करिए। और हमेशा ना न्यूज़पेपर में जो भी आर्टिकल आप पढ़ रहे हैं उससे पहले ना एक सवाल ज़रूर पूछिए कि ये मेरे को किस पेपर में हेल्प करेगा, ठीक है। GS के किस पेपर में हेल्प करेगा, पहली चीज़ करेगा भी या नहीं करेगा, और किस में करेगा, और क्या मैं इसको एग्जाम में कोट कर सकता हूँ। जैसे अगर यही डेवलपमेंट वर्सेस कंजर्वेशन वाला कोई आर्टिकल है, कैन आई कोट सम पॉइंट्स ऑफ दिस इन द एग्जाम? इफ़ यू कैन देन रीड दैट एंड स्पेंड योर टाइम ऑन दैट, अदरवाइज मूव ऑन।
तभी बात यही है कि आप शुरू से अगर आपने सिलेबस देखा हुआ है तो आप ये डिसीजन मेकिंग कर सकते हो कि ये आर्टिकल इम्पॉर्टेंट है, और अगर है तो किस पेपर में इंपॉर्टेंट है और क्या मैं इसको कोट कर सकता हूँ। अगर आप इसको कोट कर सकते हो, उसमें जो एग्जांपल्स हैं या उसमें जो भी पॉइंटर्स हैं आप मेंस में कोट कर सकते हो, या वो कहीं पे भी आपको लगता है इंटरव्यू में काम आ जाएंगे या प्री का क्वेश्चन इसमें से पूछा जा सकता है, तभी आप टाइम स्पेंड कीजिए, अदरवाइज मत कीजिए। ठीक है, उसके बाद हिंदू का साइंस पेज में से साइंस एंड टेक और एनवायरनमेंट दोनों के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इंडियन एक्सप्रेस एक्सप्लेन भी उन्हीं लाइंस पर है, और इंडियन एक्सप्रेस एक्सप्लेन में तो इनफैक्ट बाकी सब्जेक्ट्स से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं वो भी आते हैं। देन पीआरएस है, पीआरएस पॉलिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। पीआईबी जो है प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, ये गवर्नमेंट की ही वेबसाइट है। यहाँ पर हर रोज़ जिस जिस मिनिस्ट्री के पॉइंटर्स आते हैं, कुछ भी इम्पॉर्टेंट होता है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किया होता है उस दिन, वो उस मिनिस्ट्री जिस भी मिनिस्ट्री से रिलेटेड है उसमें आ जाता है। पीआईबी आप अगर रोज़ देख सकते हैं तो देख लीजिए, अदरवाइज मैं तो यही सजेस्ट करूँगी जो भी आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, फॉर इंस्टेंस अगर आप इन्वायरमेंट पढ़ रहे हैं तो इन्वायरमेंट में जो उस महीने के या उससे पिछले महीने के, अगर आपने मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट की वेबसाइट देख ली, अगर आप रिन्यूएबल एनर्जी पढ़ रहे हैं तो एमएनआरई की वेबसाइट देख ली, अगर आप एग्रीकल्चर से रिलेटेड पढ़ रहे हैं तो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर वो देख लिया। तो इस तरह से आप कर सकते हैं, क्योंकि रोज़ रोज़ देखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। बट हैविंग सेड दैट न्यूज़पेपर्स इंडिस्पेंसिबल है। बाकी सब चीज़ें, नीति आयोग, योजना, जो भी आप टॉपिक पढ़ रहे हैं, अगर उसमें कुछ नीति आयोग में है, जैसे हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पढ़ते हैं तो नीति आयोग ने रिपोर्ट निकाली हुई है, तो आप नीति आयोग की वो रिपोर्ट देख सकते हैं। तो उस तरह से हम देख सकते हैं। सो पॉइंट बीइंग कि आपको पहली चीज़ न्यूज़पेपर्स पढ़ने ही पढ़ने हैं। उसके बाद जो भी बाकी रिसोर्सेज हैं वो डिपेंडिंग अपॉन द टॉपिक दैट यू आर स्टडिंग, यू कैन हैव अ लुक। EPW इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पॉलिटिकल इशूज़। डाउन टू अर्थ में से डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं इन्वायरमेंट में। जैसे आपसे ग्रीन वॉशिंग पूछा गया था, सोशल कॉस्ट ऑफ कार्बन, बोथ ऑफ दीज वर मेंशन्ड इन डाउन टू अर्थ बिफोर दे वर आस्क्ड इन द प्रीलिम्स। ठीक है, उसके बाद तो हर इंस्टीट्यूट उनको कवर कर देता है, लेकिन पहले डाउन टू अर्थ में थे। इकोनॉमिक सर्वे बहुत इंपॉर्टेंट है। MEA के लेक्चर्स IR के लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर आप इंडिया पाकिस्तान पढ़ रहे हैं तो MEA का लेक्चर होगा उस पर, वो आप सुन सकते हैं, राइट। कुरुक्षेत्र रूरल इकोनॉमी पे फोकस करता है, जैसे योजना और कुरुक्षेत्र दोनों गवर्नमेंट की मैगजीन्स है। कुरुक्षेत्र फोकसेस मोर ऑन द रूरल एस्पेक्ट्स, ठीक है। एंड देन ज्योग्राफी एंड यू इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट बट नॉट एज इम्पॉर्टेंट एज डाउन टू अर्थ। देन प्लेटो स्टैनफोर्ड के जो ये लेक्चर्स होते हैं, दीज आर इम्पॉर्टेंट फॉर योर एथिक्स। दे कैन हेल्प यू दे कैन गिव सम एग्जाम्पल्स और सम पर्सपेक्टिव फॉर एथिक्स, ठीक है। तो दैट इज़ व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर योर करंट अफेयर्स वाला पार्ट। तो ब्रॉडली हमारे पास करंट अफेयर्स में ना बहुत सारे सोर्सेज हैं, और ये सोर्सेज आर द सॉट आफ्टर सोर्सेज। बट अगेन आप ये तो नहीं कर सकते कि रोज़ ही इन सोर्सेज को खंगालने रख जाओ। तो रोज़ जो हमें करना है, न्यूज़पेपर पढ़ना है। योजना क्योंकि मंथली आती है तो आप योजना को हर महीने में एक दिन दे सकते हो, बट बिसाइड्स दैट यू हैव टू डू देम जब आप कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं, या अगर आपको लगता है कि आप इन्वायरमेंट का कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं तो डाउन टू अर्थ में उसके बारे में कोई आर्टिकल हो सकता है। जैसे अगर आप चीता के बारे में पढ़ रहे हैं तो आप चीता डाउन टू अर्थ सर्च कर सकते हैं, आप चीता द हिंदू सर्च कर सकते हैं, राइट। आप इकोनॉमिक सर्वे तो आपको एंड टू एंड पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। सो आउट ऑफ दिस लिस्ट इफ़ आई हैव टू कंक्लूड, न्यूज़पेपर्स, हिंदू का साइंस पेज हर संडे को आता है, इंडियन एक्सप्रेस एक्सप्लेन्ड, ये आपको रोज़ देखना पड़ेगा। अगर कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो ठीक है, नहीं तो यू कैन मूव ऑन। देन उसके बाद हमारे पास जो इकोनॉमिक सर्वे है ये आपको पता होना चाहिए। सो न्यूज़पेपर्स एंड इकोनॉमिक सर्वे हैव टू बी रेड कंसिस्टेंटली। बाकी में आप सिलेक्टिव जो है चीज़ें वो यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो हर एक जो चीज़ है ना श्वेता, जैसे आप पूछ रहे हो शॉर्ट नोट्स, देखो अब ना ये डिपेंड करता है आप पे। अब ना पहले आप, जैसे अगर मैं अपनी बात करूँ, सो इफ़ आई एम प्रिपेयरिंग, लेट्स से आई फॉलो स्लीपी क्लासेस एंड मैं उनके PDFs को ही अपना सोर्स बना रही हूँ, मेन सोर्स जो मेरा बेस सोर्स है वो वही है, तो मैं यही कोशिश करूँगी कि वहीं पे अंडरलाइन करती रहूँ, है ना। 2-3 बार एटलीस्ट मैं पढूँ और चीज़ें अंडरलाइन करूँ और उनमें से इम्पॉर्टेंट पॉइंटर्स निकालूँ,
ठीक है। उसके बाद आफ्टर यू आर डन विथ 3-4 रिविजन्स यू कैन मेक शॉर्ट नोट्स। अब ना शॉर्ट नोट्स इसलिए ज़रूरी होते हैं जब जैसे आप प्री का एग्ज़ाम देने जा रहे हो, अब प्री का एग्ज़ाम आपका लेट्स से संडे को है, अब वो संडे से पहले ना आपको सारे सब्जेक्ट्स रिवाइज करने हैं, छोटी छोटी डिटेल्स जो आपने कभी बहुत इम्पोर्टेंस दिया होगा वो सब आपको रिटेन करनी है। तो वो रिटेन तब हो पाती है अगर आपने शॉर्ट नोट्स बनाए हैं, या जो आपने नोट्स है ना उन्हीं पे हाइलाइटर से कुछ स्पेसिफिक, जैसे अगर आपने सारे नोट येलो कलर से हाईलाइट किए तो जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो आपने पिंक से हाईलाइट किए। पॉइंट बीइंग कि आपको ना सिर्फ संडे से पहले है ना 2 या 3 दिन में सब कुछ रिवाइज करना है, तो वहाँ पे शॉर्ट नोट्स बहुत हेल्प करते हैं। जब आप मेंस का पेपर देने जा रहे होते हैं, जैसे GS1 और GS2 में आपके पास 2 घंटे का ब्रेक है ना, तो अब GS1 तो लेट्स से आपने प्रीवियस डे रिवाइज कर लिया, अब GS2 से पहले आपको उस 2 घंटे में सब इंपॉर्टेंट चीज़ें रिवाइज करनी है, डेटा रिवाइज करना है, एग्जाम्पल्स रिवाइज करनी है। तो उस केस में फिर अगर आपने शॉर्ट नोट्स बनाए हैं ना वो फिर काफ़ी हेल्प करते हैं ऑप्शनल के केस में। तो शॉर्ट नोट्स इंपॉर्टेंट होते हैं, बट उनको बनाने के लिए आपको थोड़ा सा एफर्ट करना पड़ेगा कि आप वही चीज़ों के बनाएं जो बिल्कुल एक्सट्रीमली रेलिवेंट है। अदरवाइज जो भी आपका सोर्स है उसी पे अंडरलाइन करते रहिए और उसी को बार बार पढ़ते जाइए। बहुत बार पढ़ लोगे तब आपको पता चलेगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मुझे भूलता भी है, तो उसके आप शॉर्ट नोट्स बना लीजिए, राइट। बट न्यूज़पेपर के नोट्स मैं नहीं बोलूँगी कि आप बनाएं। अखिलेश सोशियोलॉजी के लिए आपको वीडियोस मिल जाएंगे स्लीपी क्लासेस में। अगेन साइंस की जो NCERTs हैं वो मैंने आपको जैसे बताया कि साइंस की NCERTs ना UPSC के लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, राइट। एक तो वो बहुत बल्कि हैं, बहुत टाइम लग जाएगा, 6 क्लास की NCERT में ही आपको ना 2-3 दिन लग जाते हैं, राइट, अगर आप पहली बार पढ़ रहे हो। तो पॉइंट ये है कि UPSC के लिए तो वो रिक्वायर्ड नहीं है। साइंस एंड टेक में क्वेश्चंस वही आते हैं, वही टॉपिक्स आते हैं जो न्यूज़ में है, ठीक है। तो वो जैसे अभी चंद्रयान न्यूज़ में था तो चंद्रयान के बारे में आप पढ़ लीजिए, 2 और 1 के बारे में भी अच्छे से पढ़ लीजिए, वो चीज़ है रादर देन रीडिंग इट फ्रॉम सम बुक, ठीक है। तो ये है साइंस एंड टेक में आपको करंट अफेयर्स ओरिएंटेड ही करना है। बेसिक साइंसेस की NCERTs रिक्वायर्ड नहीं है, बट अगर आप स्टेट का एग्जाम दे रहे हैं ना, स्टेट PSCs में बेसिक साइंसेस बहुत पूछी जाती है, तो उसके लिए आप अगर वो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो वो आप पढ़ सकते हैं, बट UPSC के लिए तो मैं रेकमेंड नहीं ही करूँगी, ठीक है, राइट। और एनी अदर क्वेश्चंस दैट यू हैव रिगार्डिंग द सोर्सेस? अदरवाइज लास्ट में मैं यही इसी स्टेटमेंट के साथ कंक्लूड करूँगी कि आप ना बहुत बार हम परफेक्शन पे फोकस करते हैं। परफेक्शन इज़ नॉट एन एंड, इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। अगर आप कंसिस्टेंसी से काम कर रहे हैं, अगर आप हर रोज़ कुछ इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं तो बहुत अच्छा है। जैसे ना इसमें सबसे ज़्यादा हम आंसर राइटिंग में ये देखते हैं कि बच्चे ना बोलते हैं कि मेरा आंसर अच्छा नहीं है, 1-2 दिन आंसर लिखते हैं, तीसरे दिन लिखते ही नहीं है। तो वो नहीं होना चाहिए। आप रोज़ लिखिए, चाहे आपका आंसर बहुत ही बेकार हो, राइट, बट आप लिखते रहिए। इवेंचुअली आपको लगेगा जब 2-3 महीने बीत जाएंगे और तब आप अपना पहला आंसर देखेंगे, तब आपको लगेगा दैट यू हैव कम अ फार वे। उसी तरह से अगर आप कोई भी सब्जेक्ट प्रिपेयर कर रहे हैं, लेट्स से आप हिस्ट्री प्रिपेयर कर रहे हैं और हिस्ट्री आपको लगता है कि आपका स्कोर नहीं है ना, तो फिर भी आप धीरे धीरे रोज़ कुछ ना कुछ पढ़ते रहिए, है ना। आफ्टर अ मंथ और आफ्टर 45 days यू विल रियलाइज दैट यू हैव कम अ लॉन्ग वे। सो द पॉइंट बिंग दैट UPSC में परफेक्शन से बेटर है कि आप कंसिस्टेंटली तैयारी करें, कंटिन्यूसली इम्प्रूव करें, दैट विल हेल्प यू इन द लॉन्ग टर्म। एंड दिस इज़ द प्रेपरेशन जिसमें कंसिस्टेंसी इज़ रिवॉर्डेड हैवीली। आपको रोज़ 8-9 घंटे नहीं पढ़ना है, लेकिन अगर आप रोज़ 4-5 घंटे भी पढ़ रहे हैं ना, दैट इज़ मोर देन इनफ, रादर देन कि एक दिन आप 8 घंटे पढ़ रहे हैं और एक दिन आप 1 ही घंटा पढ़ रहे हैं। उससे बेटर है कि आप रोज़ वो घंटे ही पुट इन करें जो आप रोज़ पुट इन कर सकते हैं, right? So consistency, continuous improvement are the buzzwords for clearing UPSC, right? See Shweta, you have to enroll for the courses, then only you can get these PDFs, right? So that was all from my end, and फिर आपकी orientations would be continued tomorrow also। and मैं यही बात करना चाहती हूँ आप सबसे कि लाइव क्लासेस जो अटेंड कर रहे हैं ना, चाहे वो बाद में आप ब्रेक ले लेना, बट ओरिएंटेशन ज़रूर समझिए, क्योंकि आपको पता चलेगा न्यूज़पेपर कैसे पढ़ना है, नोट्स कैसे बनाने हैं, कुछ कीवर्ड्स हैं। तो ओरिएंटेशन मिस मत करना, लाइव ही लगाना। बाकी आगे लेक्चर्स स्टिल डुएबल है अगर आप कभी लाइव ना लगा पाओ, बट मेक श्योर दैट यू अटेंड ऑल दी ओरिएंटेशंस एंड दैट टू
life, right? So that was all from my end. Thank you. Have a nice day.